नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों कल से हमने जो है पोल्टी स्टार्ट की थी, जो सामान्य ज्ञान की बुक है। इसमें मैंने क्या स्टार्ट किया था, तो पोल्टी। देखिए पोल्टी के लगभग 400 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन के आसपास हमने डिस्कस कर लिया था। लगभग 400 क्वेश्चन आसपास थे जो हमने कल डिस्कस किए थे। और देखिए इसमें कितने हैं, तो 11,000 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। स्ट्रेटेजी के कंप्लीट कर चुका हूँ 1200 क्वेश्चन। हम देखते हैं पॉलिटी। देखिए दोस्तों 1 घंटा वीडियो कम से कम, मतलब वीडियो बनाने में 5 टॉपिक लगभग 40 मिनट, कभी 50 मिनट तो ऐसे लग जाता है। और आपको पता है कि लगातार मतलब ऐसे बोलो बिना सांस लिए, ज़्यादा देर रुको नहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। तो इसीलिए थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक। और वीडियो पूरी देखा करिए। आप जब भी वीडियो लंबी हो 1.5 पे करिए। देख 50 मिनट की वीडियो 25 मिनट कंप्लीट, लेकिन पूरी देखिएगा प्लीज़, क्योंकि मेहनत से बनाता हूँ तो देखिएगा भी आप। देखिए अब देखते हैं, इसमें 5 टॉपिक हम कवर कर चुके थे। आज हम देखते हैं नागरिकता, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व। देखिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पॉलिटी तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट, जैसे संसद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल। यानी हमने पीडीएफ यहाँ तक का बनाया है, राज्यपाल तक का। तो राज्यपाल तक का कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी कवर करने की। तो देखते हैं, देखिए जो है शुरुआत कर रहे हैं हम। देखिए नागरिक एवं मूल कर्तव्य से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक भाई ने कहा था कि थोड़ा मतलब जूम कर दे के पढ़ाया करिए, तो जूम कर दिया हूँ आज, ठीक, ताकि दिखाई दे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है नागरिकता। अगला है, नागरिकता को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो देखिए हम नागरिक कहाँ के हैं, भारत के हैं। भारत के नागरिक, तो भारत क्या है, संघ सूची में आता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप मतलब निवासी कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश। यानी निवासी हम किसी राज्य के हो सकते हैं, लेकिन हम नागरिक कहाँ के हैं, तो भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो भाग 3 में दिया हुआ है, सॉरी ये जो है भाग 2 में है। कहाँ है, भाग 2 में है, भाग 3 में नहीं, ठीक। ये थोड़ा जल्दी में लग गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भाग 2 में नागरिकता, 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। इतना तो सभी को पता है लगभग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया। अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहने होंगे। तो 7 वर्ष। कितने, 7 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये किस में है, आर्टिकल 6 में है। अगला है, भारतीय नागरिकता संबंधी उपबंधों को भारतीय संसद किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित अथवा नियोजित करती है। तो ये करती है आर्टिकल 11 के तहत। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इधर आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो 9 में है। आर्टिकल किस में है, 9 में है। नागरिकता संबंधी नागरिकता जो बनाता, मतलब नागरिकता प्रदान कौन करता है, तो आर्टिकल 10 में दिया हुआ है कि संसद का जो गृह मंत्रालय है वही नागरिकता जो है प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो ये संसद है। और संसद में कौन सा है, तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय कौन, तो अमित शाह। अगला है कि किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो देखिए जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये था ML सिंघवी समिति के द्वारा। अगला है, नागरिकता विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था। तो देखिए ये बहुत चर्चा में था, 11 दिसंबर को पारित किया गया था। अगला है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं। तो ये है असम के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता। कैसी, एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी है, तो दोहरी नागरिकता। हम देखिए निवासी कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो है देश हमारा कौन सा, तो भारत है। अगला है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता हम कहाँ से लिए हैं, इंग्लैंड से। अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। तो अभी ऊपर बताया किस देश में है, तो अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका है। देखिए दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है। तो देखिए इसमें विशेषता दोहरी नागरिकता की क्या है, ये है संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, तो संघीय सरकार की विशेषता है। एक मिनट। देखिए अगला है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो देखिए भारतीय नागरिकता जो है किस प्रकार प्राप्त नहीं की जाती। आप देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, नहीं की जाती। तो देखिए वंशक्रम, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होना, ये सही है। लेकिन भारत बैंक में धन जमा करना ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है।
तो इसमें कौन सी नागरिकता जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था? तो ये देश पाकिस्तान और बांग्लादेश थे। अगला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी इसमें से कौन सा नहीं होगा ऑप्शन, तो वे होगा कि देख लेते हैं। देखिए इसमें ये हो जाएगा कौन सा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर उत्पन्न होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय और उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, या यह प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम में होता है, यानी अगर माँ उसकी भारतीय है तो उसे नागरिकता प्रदान होगी, तो ये प्रावधान किस उसमें मिलता है, तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश किस अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो यह 5 वर्ष। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, तो बाप, देखिए इंडिया क्या है, इन सबका बाप है, तो बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो देखिए ये अधिनियम लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। अगला है, भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है, यानी समाप्त हो सकती है, तो 3 प्रकार से। अगला है कि ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से भारत के भारतीय पासपोर्ट धारक बाहर रहे हों, उनके पास नागरिकता और मतदान देने जैसे अधिकार प्राप्त हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनिवासी भारतीय। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता किस फॉर्म के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं? तो ये है फॉर्म 6A के माध्यम से। अगला है, भारत में प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2003 में, 9 जनवरी 2003 को। अगला है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो संसद के द्वारा। अभी ऊपर मैंने बताया था। देखिए अब संसद नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया। अगला है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो संसद बनाती है। अगला, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो 26 जनवरी 1950, अभी मैंने ऊपर बताया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग भी भारत में जन्मे होंगे उन्हें नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो मौलिक अधिकार सबसे पहले USA में है, ब्रिटेन में, सॉरी मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा ना, तो वो सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप से मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज कौन सा था? तो देखिए इसका दस्तावेज कौन सा था? तो अधिकार पत्र था। अगला है, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा, जिसकी अभी बात किया था, कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1215 में। अगला क्वेश्चन है कि 1789 में मानव और नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे? तो ये था फ्रांस। ठीक। अगला है, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से होती है? तो ये है 1895 के माध्यम से, संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था? तो किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट ने किया था। अगला है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3 में है, नागरिकता 2 में है, DPSP 4 में है, और संघ जो है किस में है? 5 में है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 12 से 35। अगला है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो देखिए ये कितने प्रकार के? 7 प्रकार के थे, लेकिन अब कितने प्रकार हुए थे? 6 प्रकार के। एक कौन सा मौलिक अधिकार हट गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था वो हट गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन। देखिए अगला क्वेश्चन है यही है। अगला क्वेश्चन कौन है कि संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला है कि भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब क्या हो गया है? तो ये होगा विधिक अधिकार, यानी लीगल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया है? तो
300 का के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो देखिए, ये वाद योग्य, यानी हम इसे चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में। क्या है? वाद योग्य है। अगला है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए, समता का अधिकार जो है कौन सा, मतलब किसके द्वारा प्रदान किया गया है? देखिए 11 से 19 नहीं, देखिए 11 से 19 समता में नहीं है। उसके बाद 5 से 11 ये भी जो है ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो? तो देखिए 14 से 18, इसमें अब आप कहेंगे इसमें 5 कहाँ हैं? तो देखिए 5 ही आर्टिकल हैं। कितने हैं? 5 हैं। देखिए 14 से 18 अंतर 4 है, लेकिन आर्टिकल कितने हैं? 5 है। ये गलती न करिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 14, 15, 16, 17, 18। अब गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 है ना? आर्टिकल 5 है, लेकिन ये अंतर आपको दिखेगा तो 4 ही का दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला, कानून को लागू करने के मामले में कोई भी जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देती है, संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। आइए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कौन सा है? आर्टिकल 14 है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, देखिए यहाँ केवल शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 15। देखिए इसमें केवल लगा, ये ध्यान है। देखिए और इतने ये आधार छोड़ दो तो उसके अलावा कर सकता है किसी भी, जैसे अमीरी गरीबी में कर सकता है, ठीक, अच्छे बुरे में कर सकता है, और सब आधार में कर सकता है, लेकिन इतना ये मतलब जो 5 चीज़ें दी हुई इनको छोड़ के सब में कर सकता है। आगे बढ़ते। अगला है, किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क व स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ सरकारी या सार्वजनिक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में अगर बना हो जैसे स्विमिंग पूल तो आप वहाँ जिद करें, तो वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट है। सरकारी अगर होगा यानी सब लोग वहाँ जाते होंगे तो आप भी जाएंगे, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। समझ में आ गया? तो ये किस में दिया हुआ है? तो 15(2) का बी जो है उसी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी और वह गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? 15(5) है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए, देखिए IAS 2021 में आया वो भी शामिल है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों की सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है? तो देखिए आप कहेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन आया है, हमें तो ये तो पता है ना, अवसर की समानता, नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता 16 है। समझ में नहीं? अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए ये है 15 और 16 दोनों में दिए गए, लेकिन किस में दिया है? तो 15(4) और 16(4) में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में है? तो 17 में दिया है। अगला है, 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? 17 है। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को उपलब्धियां प्रदान करने तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबद्ध किया गया है? तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 18। देखिए उपाधियों का अंत अगर इतना भी पता है तो हम कर लेंगे आराम से, 18 में है। अगला, भारतीय संविधान में वर्णित उपाधियों का अंत यानी 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 19। ये तो बिल्कुल सिंपल, ये तो लगभग सभी को पता है। अगला है, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 19(1) कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो देखिए ये जो कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये प्रदान करता है 6 प्रकार की। देखिए 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था वो हट गया। समझ में कि नहीं? तो कितनी बची? 6। अगला है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो देखिए ये आर्टिकल 19 है। अगला है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल ये 20 हो जाएगा। दोष सिद्धि से संरक्षण कौन सा है? आर्टिकल 20। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है?
तो ये प्रदान की जाती है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 20(2) हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं अगर टाइम कम रहता है नहीं तो मतलब जो चीज़ें हैं जैसे क्यों होती हैं ये समझाऊँ, जैसे भारत का संविधान लिखित ही क्यों है, ये सब चीज़ें बताऊँ तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। जैसे समाजवाद क्या होता है, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये सारी चीज़ें जो बताने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो है टाइम कम रहता है, क्वेश्चन करने रहते हैं हमें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो ये संबंधित है आर्टिकल 21। अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया, तो ये कब पारित किया, 1976 में। अगला है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो ये जो कब किया गया है, तो ये किया गया उपयुक्त में से सभी के द्वारा, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा भी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो इसमें देखिए कौन सा है, देश के किसी विभाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें कौन सा है जो मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया, तो इसमें से कौन सा है, सूचना का अधिकार जो है नहीं दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में, देखिए RTI जबकि शामिल किया गया है लेकिन ये बाद में किया गया है, समझा कि नहीं। अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो ये कौन सा है, समान आवास का अधिकार, यानी सबको घर वो देगा, ये मतलब वो नहीं करता है। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार अभी बताया 44वां संविधान संशोधन, यानी पहला हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के अभिव्यक्ति स्वयं विरुद्ध गवाही देने के लिए, यानी अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 20 का 3 है। अगला क्वेश्चन लिखा, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन सा है, आर्टिकल 21। जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, ये आर्टिकल 21 में ही आते हैं। जैसे सोने का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सब किस में आएगा, आर्टिकल 21 में ही आएगा। आगे बढ़ते। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 21 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, तो आर्टिकल कौन सा है, 21 है। अगला है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति की विदेश यात्रा, तो ये भी आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता, तो मृत्युदंड नहीं आता। क्या नहीं आता, देखिए यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार, अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार, विदेश यात्रा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक, अपनी पसंद से विवाह करने, लेकिन घर वाले कूट देंगे ज़्यादा दिमाग खराब किए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो ये किस में नहीं करेंगे, तो ये 20 से 21। अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये आर्टिकल 22 से संबंधित है। अगला, समानता निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है, तो ये कितने समय तक किया जाएगा, ये 3 माह तक किया जाएगा। आगे बढ़ते। देखिए आगे इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 टॉपिक है ना, नागरिकता भी है, मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी दिए होंगे। अगला है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो देखिए ये आर्टिकल कौन सा है, 22 है। अगला है, मानव के दुर्व्यवहार बलात्श्रम के निषेध के संदर्भ में संविधान किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति दी गई है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 23 है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिम कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है या कैसा निषेध है, तो ये है पूर्ण निषेध, यानी जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखानों में नहीं लगेंगे। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है, तो 14 वर्ष से बालकों को। देखिए 14 वर्ष ध्यान दीजिएगा, कभी अगर जो है 16 लिखा हो या 12 लिखा हो तो नहीं लगाना है, ठीक। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो देखिए धार्मिक 25 से 28 है, कौन सा है, 25 से 28 है। आगे बढ़ते। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई जिसकी आय को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये आर्टिकल 27 है। अगला, राज्य निधि से पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 28 है।
अगला क्वेश्चन है संस्कृत और शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये किस में दिए हैं? 29, 30 में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं ताकि मतलब थोड़ा कम समय में हो जाए, हम खुद ही चाहते हैं। अगला है भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 29 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी जो अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद के जो है कॉलेज खोल सकते हैं। जैसे देखिए मदरसा खुला हुआ है ना, तो देखिए मदरसा कोई जो है मुस्लिम की मतलब आस्था नहीं है मुस्लिम का। जैसे हिंदू में जैसे संस्कृत विद्यालय खुले हैं तो वो भाषा है संस्कृत, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म की जो है कोई चीज़ है, वो भाषा के रूप में ले। जैसे उर्दू क्या है? भाषा है। तो मदरसा में क्या पढ़ाएंगे? उर्दू। तो जैसे संस्कृत विद्यालय में क्या पढ़ाएंगे? संस्कृत। समझे कि नहीं? यानी संरक्षण प्रदान करते हैं। तो वही यहाँ पे उसी से रिलेटेड ये चीज़ है, किसी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगला है किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किया जा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो परिवर्तित किया जाता है? मौलिक अधिकार। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट के अंतर्गत जारी कर सकता है? तो ये क्या करेगा? ये आर्टिकल जो है 32 है। कौन सा है? 32 है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा मौलिक? नागरिकता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध। तो देखिए मौलिक अधिकार नागरिकता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। तो देखिए इतना ही पढ़ के हमें लग जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यही है। इधर आगे फिर लिखा है यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कहे गए इस कथन के संबंध में कौन सा है? तो देखिए केवल मैंने ऊपर वाली लाइन पढ़ी, समझ में आ गया कि यही आर्टिकल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित उपचारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इसमें कौन सा आर्टिकल? यह है विधि के समान संरक्षण का अधिकार है, यानी विधि यानी कानून के समान। देखिए विधि के समक्ष समानता एक अलग है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार यानी कुछ लोगों को जो है छूट दी जा सकती है। जैसे देखिए सरकारी नौकरी में क्या है, महिलाओं को हाइट में छूट दी गई है, रनिंग में छूट दी गई है ना, तो वो इक्वलिटी लाने के लिए। ऐसा देखिए महिलाएं थोड़ा फिजिकली जो है आदमी की अपेक्षा थोड़ा मतलब कम होती है, तो उनको बराबरी में लाने के लिए ऐसा किया जाता है, तभी तो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो वही चीज़ है। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो देखिए वो क्या? व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं करता। आर्टिकल 19 उसे नहीं प्राप्त है। कौन सा? आर्टिकल 19 जो है उसे नहीं प्राप्त है। देखिए ब्रिटिश कोई भी, केवल भारतीयों को कितने आर्टिकल प्राप्त हैं ये देखिए 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त हैं बस, और बाकी किसी को नहीं प्राप्त। अगला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखिए अब 19 आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19 यही है ना, तो ये नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार क्या है? तो यानी इसका अधिकार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप है, नियुक्ति सांविधिक अनुबंध के अनुरूप है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? तो संसद। कौन कर सकता है? तो संसद। अगला है मौलिक अधिकारों में सत्य कथन है। तो देखिए आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो सही है 20-21 को छोड़कर। देखिए एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी 20-21 को छोड़कर, और मैं टेलीग्राम पे डालूंगा अपने, वहाँ देखना कैसे है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत हंसी भी आएगी, याद भी हो जाएगा। बाकी ये सो है, ये सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? अब देखिए यहाँ कर्तव्य की बात आ गया, तो मैंने बताया था 4A में, इसमें 4A में कर्तव्य है और 4A में DPSP है, मतलब 4 में DPSP है। आगे बढ़ते देखिए उधर थोड़ा कम साफ आता है, इधर पता नहीं क्यों साफ आता है, जबकि वही कैमरा वही चीज़ है। अगला संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया?
तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। समझ में कि नहीं? और कितने? तो 10। अगला 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार? देखिए आएगा ना क्वेश्चन, 10 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जिसे कहते हैं के रूप में सम्मिलित किया गया? तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना यानी शिक्षा का अधिकार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो देखिए ये नहीं की गई है नागरिकता की भावना का विकास करना यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये मतलब किसका काम है? तो देखिए ये किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो देखिए यह आर्टिकल कौन सा है? तो 48 का है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए सद्भाव भाईचारे की बढ़ावा देना सही है, यह मौलिक कर्तव्य है। अगला है संस्कृति की समृद्धि विरासत संरक्षित करना, ये भी है। अगला है वैज्ञानिक सोच सुधार की भावना विकसित करना, ये भी है। और उसके बाद है मानवों के अवैध क्रय विक्रय व बलात्श्रम का निषेध, ये नहीं है। ठीक, ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देख लेते कौन सा नहीं। देखिए चुनाव के दौरान मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन मतलब जो है चुनाव के दौरान मत देने जाना है, की बार सबको जाना है। ठीक। अगला किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो 1976। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 51 फर्स्ट के ई में क्या बताया गया है? तो देखिए अब ये भी आपको याद करना पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा या लोगों में समरसता या भाईचारे की बात की गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में जा में क्या बताया गया है? तो देखिए जा में क्या बताया गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, ऊपर से नीचे तो क्रम होता है ABCD करके, तो उसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 गाँव में क्या है यानी सी में क्या दिया हुआ है? तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम 7 नंबर टॉपिक में चलते हैं DPSP में। ठीक, तो देखते हैं। देखिए लिखा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है? तो ये किसके द्वारा है? DPSP के द्वारा है। अगला क्वेश्चन 42वें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निषेध तत्व में जोड़ा गया? तो कौन सा सिद्धांत है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला है इनमें से किसे भारतीय संविधान के DPSP तत्वों में शामिल नहीं किया गया? तो देखिए समान काम के लिए समान वेतन सही है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भी सही। सूचना का अधिकार देखिए आर्टिकल 19 में है। कहाँ है? आर्टिकल 19 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना? ये DPSP में है। कहाँ है? DPSP में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला और आर्टिकल कौन सा? 51 है। अगला है कि वे संविधान संशोधन, देखिए 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया होगा। 86वां दिया? हाँ दिया है, देख लो, ये हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिए 2002 में हुआ। इसमें शिक्षा से संबंधित चीज़ें जोड़ी गई, जैसे सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है DPSP। देखिए हम राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं पढ़ते, DPSP पढ़ते, समझ जाइए। राज्य के नीति निषेध तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए ये सभी है, गांधीवादी भी देखने को मिला, समाजवादी, बौद्धिकतावादी, ये सब मिलेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक DPSP का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये भी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निषेध तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो इसमें कौन सा ऐसा विषय है? तो देखिए ये विषय है हमारा
पर्यावरण वन वन्यजीवों की रक्षा और अभिवृद्धि करना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो स्वीय विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों में संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। ये आर्टिकल कौन सा है? तो 49 है। देखिए स्मारक की बात आएगी इस तरह, जैसे स्मारक, तो स्मारक मतलब क्या होगा? कोई जैसे धरोहर होगी, जैसे रानी की बाव स्मारक हो गया, या मतलब कुछ भी एलिफेंटा की गुफा या जनता या ये सब, मतलब ये स्मारक हो, मतलब जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे स्मारक हो गया, स्थान हो गया, या ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे दुनिया में 7 अजूबे थे, कितने अजूबे थे? 7। ये भी तो ऐतिहासिक है कि नहीं? तो ये भी स्मारक या हमको इनको ऐतिहासिक मान सकते हैं, स्थान भी थे। तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो आर्टिकल कौन सा हो जाए? 49। देखिए मैंने रिलेट कर दिया, जैसे मैंने कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण यानी 50-50, तो किस में है? 50 में हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा मतलब याद कर सकते हैं लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन दिया है कि DPSP के सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मैंने बताया था 4 में है। अगला क्वेश्चन दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है? तो देखिए ये किस में कहा गया है? तो ये इनका जो आर्टिकल था, मतलब ये था DPSP। क्या था? DPSP संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया, DPSP को कहा इन्होंने। अगला है कि समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 44 में। और ये कहाँ लागू? तो गोवा में लागू था, अब कहाँ हो गया? तो उत्तराखंड में भी लागू हो गया। अगला निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए इसमें कौन सा? दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है? तो इसमें से क्या नहीं दिया है? देखिए काम पाने और शिक्षा का कर्तव्य मामलों में लोक सहायता पाने, ये सब दिया हुआ है। हम ऑप्शन पे चलते हैं डायरेक्ट। देखिए इसमें दिया स्थानीय स्वशासन के बारे में कामगारों की भागीदारी, ये नहीं दिया हुआ है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा DPSP का हिस्सा नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा DPSP का हिस्सा नहीं है? वैज्ञानिक मनोदशा, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। कहाँ आएगा? मौलिक कर्तव्य में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये DPSP को किया जा सकता है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आर्टिकल 43A है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी आर्टिकल 51, और ये 36 से 51 कौन सा है? तो DPSP है, तो यानी DPSP में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा संसद। हमारा क्या आ रहा है? अगला चैप्टर क्या है? तो संसद है। देखते हैं भारतीय संविधान के देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। भारत के संसद में कितने सदन हैं? तो देखिए सदन इसके कितने हैं? 2 हैं, लेकिन अगर अंग पूछे तो कितने हैं? 3। देखिए सदन है लोकसभा राज्यसभा, अंग कौन है? तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग है, ये चीज़ याद रखिएगा, जल्दबाजी में गलत ना करिएगा एग्जाम में। अगला संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो देखिए चुनाव जिस सदन में होता है और जो जीतता है, जैसे लोकसभा का चुनाव है ना, तो वही प्रतिनिधि है किसका? जनता का, यानी जिसे हम वोट देंगे वो हमारे लिए काम करेगा, हमें रिप्रेजेंट करेगा कहाँ? संसद में। तो ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होगा? लोकसभा होगा, क्योंकि इसी का चुनाव होता है। अगला संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो देखिए विधान परिषद नहीं है। अगला है भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या अर्थ है? यहाँ पे हेड ऑफ नेशन, यानी देखिए हेड ऑफ नेशन चुना जाता है, यानी कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार यह संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना कितने दिन तक गायब रहता है? तो देखिए शायद 60 दिन होगा ऑप्शन में, तो वही हाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी 60 दिन तक सभी बैठकों में अनुपस्थित होता तो उसकी सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। 2 महीने, याद रखिएगा। अगला स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो ये देखिए कब से आई? तो ये आई 1952 में। अगला है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 माह का। अधिकतम कितने माह का? तो 6 माह का।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था। तो ये पहला बार कब पेश किया गया? 1968 में। अगला है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन सा है? तो ये संसद है। कौन है? संसद है। अगला है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है। तो ये इसमें की गई 31वां संविधान संशोधन था 1973। देखिए फाइन बंद है, ठीक, 12-1 बजे रहा है, हम मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मच्छर का ना पूछो, हर जगह बहुत परेशान किए। लेकिन देखते हैं फिर भी। अगला क्वेश्चन लिखा है संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो स्थगन। क्या कहते हैं? स्थगन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए वैधानिक सत्ता का अधिकार जो प्राप्त है ना, ये किसे प्राप्त है? तो ये संसद को ही प्राप्त है। किसे? संसद को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो देखिए सरला, ये तो बहुत सुने होंगे आप लोग। सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, लो से लोकसभा, 79, 80, 81। ठीक, ये ट्रिक लगा दीजिए, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिए संसद को कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो देखिए धन विधेयक में नहीं होगी, संशोधन विधेयक में नहीं होगी, साधारण विधेयक में होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? तो देखिए इसका आयोजन कब होता है? तो होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने या उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। यानी जब मतभेद होगा तभी जो है ये होता है संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल किसमें? 108 में है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है, सही है, केवल 4। अगला है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कम से कम की बात कर रहा, होती कितनी बार? तो 3 बार। अगला क्वेश्चन है संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए राज्यसभा के राज्यों, यहाँ देखिए पहला लिखा है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा, यही तो गलत है भाई, लोकसभा होना चाहिए यहाँ। अगला है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो देखिए सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करेगी। अगला है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्त कोरम है? तो ये है 1/10। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये संसद के बारे में लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, राज्यसभा में होते हैं। अगला है भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए इसका रीजन क्या है? अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, ब्रिटिश ने, तो हम उनकी हमारे यहाँ के ज़्यादा लोग पढ़ने कहाँ गए? इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं हम मतलब अटैच थे इंग्लैंड के सिस्टम से, वहाँ की सरकार से, तो ये इसीलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट किसकी थी? अंग्रेज। लेकिन हाँ उसकी तरह कार्य नहीं करती है, सेम टू सेम हूबहू नहीं है। ठीक, मतलब हम लोग क्या किया? मॉडिफाई कर लिए। जैसे मान लीजिए कोई कार है तो उस कार में हमने उसके पुर्जे, उसमें मोबिल, दुनियादारी जो है डाल के अपने हिसाब से बना दी। नाम भले ही उस कार का दिया है किसी और ने, लेकिन चलता अलग है, उसका सिस्टम अलग है। समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज़ है। अगला है किसी संसद की अयोग्यता के संदर्भ के निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय कौन करेगा अयोग्यता के संदर्भ में? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जाती है? तो देखिए ये व्यय कौन करेगा? तो संसद की मंजूरी पर। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 108। कौन सा? आर्टिकल 108 है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगला देख लिखा भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अगला क्वेश्चन दिया है कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख के प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा
वितरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्ति प्रलेख निम्न आदेश के कारण है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या है, जैसे IAS वाले हैं तो मतलब थोड़ा बहुत समझते होंगे तो मार देंगे आराम से, लेकिन आप लोग छोड़ ही आइएगा, ठीक। जरूरी नहीं कि करना ही करना है, इसमें उलझ जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पल्ले ही न पड़ेगा। अगला है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो देखिए संसदीय वाली व्यवस्था में होती है कि सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। वही लोकसभा का चुनाव होगा, जो पार्टी जीतेगी वही सत्ता में आएगी। तो यही तो मतलब इसकी खूबसूरती है, समझ आए कि नहीं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। अगला है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो संसद है। नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन करता है, संसद करता है। अगला विधेयक को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो ये मिलती है संसदीय सरकार में। अगला है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो शून्यकाल है। कौन सा है, शून्यकाल है, भारत की मीडिया ने दिया था। अगला है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो ये था गोपाल स्वामी अयंगर। अगला है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो देखिए पहला विषय होता है प्रश्नकाल। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए संसद भी खत्म हो गया हमारा। अगला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 9 है राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए। देखिए कितने 6 देख लिए, 7 देख लिया, 8 देख लिया, ये हमारा 9वां टॉपिक, यानी चौथा जो है चैप्टर ये हमारा है। हम 1 चैप्टर और देखेंगे, इसके बाद फिर वीडियो को जो है एंड कर देंगे, क्योंकि जो है बहुत हो जाएगा वरना, ठीक। तो लोड ना लीजिएगा। देखिए हम एक्सप्लेन भी करते चलते थोड़ा ना, ऐसे तो है ना कि झझ पढ़ते चले जा रहे हैं और बताते चले, कुछ बता ही ना रहे हैं तो फिर रिमोट हो जाएंगे ना। अगला है भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन है, तो देखिए ये होते हैं भारत का राष्ट्रपति। अगला पूछता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। अगला किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान, तो आर्टिकल 52। देखिए इसकी ट्रिक है पा का नी को का, उसके बाद दी यो दा सा, ठीक। लास्ट में शपथ है, पा से पद है, का से कार्यपालिका, नि से निर्वाचन है, को से कोटा है, फिर कार्यकाल है, फिर दोबारा निर्वाचन, फिर योग्यता है, फिर दशाएं हैं, फिर शपथ है। समझ में कि नहीं, तो ये चीज़ है, जैसे जैसे आएगा आप देखते रहिए। अगला है भारतीय राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो देखिए वो भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु अधिक पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। उसने लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, तो ये भी सही है। अगला है वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन, तो पा का नी में किस में आएगा, नी 55 में आता है, किस पे 55। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो हमारे यहाँ कई बार हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो देखिए अप्रत्यक्ष होता है। अगला है देखिए बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखते लिखा होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ये देखो लिखा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 50-50, और उपराष्ट्रपति में 20-20। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो देखिए निर्वाचन आयोग करेगा, सीधी सी बात। अगला किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है, तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, देखिए इनको 2 सप्ताह मिलता है, इनको 2 सप्ताह मिलता है। PM के चुनाव के लिए 4 नहीं 1 साल ही मिल जाता है, बहुत ही मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 56, जिसमें योग्यता बताया है, यानी वो दिखाया पद, ठीक। अगला दिया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा
बी संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ पे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिया गया लेकिन विधान परिषद के नहीं लिया गया। यहाँ पे निर्वाचित लगा है, इसका कहने का मतलब जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। जैसे राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत वो भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। समझ में आया कि नहीं? यानी ये दोनों लोग भाग नहीं लेंगे। यहाँ पे जो लोग निर्वाचित होंगे यानी जिनको जनता चुनी होगी वही जो है भाग लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपके माइंड में आएगा कि यहाँ विधानसभा क्यों आया, विधान परिषद क्यों नहीं आया? तो देखिए विधान परिषद इसलिए नहीं आया क्योंकि मतलब अपने उत्तर भारत में कितने जगह विधानसभा है? तो 6 जगह है। सॉरी विधान परिषद कितने जगह? 6 जगह। तो जब 6 ही जगह विधान परिषद है तो विधान परिषद को इसीलिए शामिल नहीं किया गया। लेकिन विधानसभा तो हर जगह है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 6 जगह कहाँ कहाँ है विधान परिषद, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए इसकी ट्रिक है, याद कर लीजिए। यूपी में तेल बिका। अब देखिए इसकी ट्रिक है, यूपी में यानी यूपी, में से महाराष्ट्र, तेल से तेलंगाना, बी से बिहार, का से कर्नाटक, आ से आंध्र प्रदेश। देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक थे ना, जब अलग होंगे तो 2 जगह हो जाएंगी विधानसभा, तो दोनों जगह हो गई, वो 2 हो गए, बिहार हो गया 3, यूपी 4, उसके बाद तेलंगाना और कर्नाटक 5। देखिए जो पास पास में उसे ऐड करिए ना। जैसे महाराष्ट्र के बगल क्या है? महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक हो गया। उत्तर प्रदेश के बगल क्या है? पूरब में बिहार है, हो गए 4 हो गए। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 6 हो गए। याद करने में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें कौन शामिल नहीं? संसद के मनोनीत सदस्य। अभी बताया कि जो लोग मनोनीत होंगे वो सदस्य तो शामिल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है? तो किस? दिल्ली और पुडुचेरी को है। यह विधानसभा है। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आर्टिकल 54 है। जैसे बताया नहीं, पकानी कोका दियो जैसा, तो ये तो निर्वाचन है। देखिए 52 ये हो गया, 53 ये हो गया, 54 ये हो गया। समझा कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता? तो ये जब विधान परिषद से सदस्य होगा तब नहीं होगा। विधान परिषद के मैंने बताया ना, विधान परिषद वाले भाग ही न लेंगे। अगर मुख्यमंत्री इससे होंगे तो ये कहाँ शामिल होंगे? ये तो मतलब लॉजिक है, अगर समझ में आ गया हो तो समझ लेंगे। अगला, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई शपथ तो वही दिलाएगा ना, CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता? भाई 5 लाख रुपये 1 महीने में मिलता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता किस निधि से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए इनका शायद जो है संचित निधि होगा। अब देख लेते हैं, भारत की संचित निधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक। अगला, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये जो अपना त्यागपत्र देंगे ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो आर्टिकल 61 है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी होगी? तो 14 दिन पूर्व देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो मंत्रिपरिषद का गठन स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते। अगला, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो ये है राज्य की विधानसभा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो देखते हैं कैसी है। ये है अर्धन्यायिक। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? तो ये CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगला है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो देखिए ये है राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 है। और चाहे वो देखिए राष्ट्रपति जो है CJI से मतलब जो है परामर्श कर सकता है किसी भी विषय पर। राष्ट्रपति माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, और CJI इनको परामर्श दे या न दे इनकी मर्जी है। समझे कि नहीं? इसमें दोनों मतलब अपने अपने धुन में मस्त रहते हैं। अगला, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने पर खाली पद भरने का समय सीमा क्या है? तो देखिए 6 माह है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? तो पाक का नी नी यानी पाक का से कार्यपालिका की शक्तियाँ हो जाएगा 53 में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो देखिए ये किसके द्वारा करने के हैं? अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो ये आर्टिकल 78 है। कौन सा है? 78 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? तो ये आर्टिकल कौन सा? 361 हो जाएगा। अगला है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये कौन करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने के लिए कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक को संसद में पारित किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये कौन सी प्रक्रिया है? राष्ट्रपति की सहमति के बाद। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये कौन सी बिल हो जाएगी? ये अनुच्छेद 111 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधेयकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोककर रखना राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? तो ये राष्ट्रपति की जो है विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। अगला, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो कहते हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक दोस्तों, देखिए और क्वेश्चन इसमें है। देखिए आज हम ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर लेंगे बस। देखिए इसमें क्या है, जितना हम थोड़ा मतलब एक वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी, लेकिन जो है हम नॉर्मल याद करें, जैसे 4 टॉपिक हम आज पढ़ें तो सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा भी 5 पढ़ा देंगे ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा। और देखिए थोड़े कम टॉपिक देते ना तो समझाने में ज़्यादा अच्छा रहता है, और बहुत स्पीड में पढ़ाते चले जाए तो उसका मतलब क्या है हमें नहीं समझ में आता बिल्कुल भी। अगला है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो किया था। तो पॉकेट वीटो किसने किया था? अभी बताया, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देते हैं और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति कौन है? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है लगातार बोलने से गला सूख गया है। देखिए अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर जो है देखिए लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए लोकसभा जो है मंत्रिमंडल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री भी किसका सदस्य होता है? मंत्रिमंडल का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय देखिए मंत्रिमंडल अगर नहीं होता तो हम प्रधानमंत्री लगाते, लेकिन मंत्रिमंडल दिया हुआ तो हम उसे चूज करेंगे। ठीक। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल कौन सा है? 123, और राज्यपाल को 213। अगला क्वेश्चन लिखा है, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षित प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए। अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो देखिए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकसभा के सभी निर्वाचित, ये भी सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। देखिए यहाँ लिखा है, एक मिनट, यहाँ लिखा है कि राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये गलत है, समझे कि नहीं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है?
तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। अगला, पार्लियामेंट में वार्षिक बजट वित्त प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी संस्तुति अनिवार्य होती है? तो ये राष्ट्रपति की। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग 280। अगला है, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति अनिवार्य है? राष्ट्रपति की। इसीलिए राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेगा ही करेगा, समझे कि नहीं। और धन विधेयक किस में है? तो आर्टिकल 110 में है। ये केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो देखिए, ये कितने समय तक होना चाहिए? 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल कौन सा है? 72। देखिए, कोई किसी को क्षमा करेगा राष्ट्रपति तो बेहतर काम करेगा, बेहतर से 72। अगला क्वेश्चन, दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दंड संघीय विषय से संबंधित हो, दंडादेश मृत्यु मामलों में किसे क्षमादान देने की शक्ति है? तो भारत के केवल राष्ट्रपति को ही इसकी शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 1 कम 80 क्वेश्चन है, हम इतने ही याद देखेंगे क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, लगभग 300 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। फिर भी फिर अगले वाले वीडियो मतलब फिर हम देख लेंगे 10 से, फिर आगे देख लेंगे। ठीक, मतलब 3-4 वीडियो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक साथ। अगला, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो देखिए, ये 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा सिंह पाटिल थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? 143। अगला क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति के निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। अगला, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो 14वें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो देखिए, इसमें कौन थे सबसे युवा? श्री नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे एस राधाकृष्णन। 1954 में इनको मिल गया था और 1962 में ये बने थे। अगला, निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 74(2) हो जाएगा। दोस्तों देखिए, थोड़ा धीरे क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई, नीचे आवाज़ जाएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो थोड़ा आवाज़ को बढ़ा लेना। ठीक, इतना थोड़ा काम मैनेज कर लेना यार। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? तो देखिए, ये आर्टिकल कौन सा है? 352। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए, अब इसे मिलान करना है कि कौन किससे मैच खाता है। तो देखिए, इसमें कौन किससे मैच खाता है, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस वाले पूछते हैं, बस वो बहुत परेशान करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा, ए का क्या होगा? 2 होगा, सॉरी, ए का क्या होगा? 2 होगा, और बी का 3 होगा, बी का 3 होगा, और जाकिर हुसैन ये 4 में आ जाएंगे, और बीबी गिरी जो है 5 में आ जाएंगे पहले में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ए और 2, यानी प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो देखिए, ये बताने की बात नहीं, सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 123। देखिए, अध्यादेश क्या होता है? जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश राष्ट्रपति लाते हैं। जैसे कोई कानून, जैसे अभी देख रहा हूँ, किसान जो विरोध कर रहे थे, शायद 2021 था कि हाँ, शायद 21-22 था, कर रहे थे, तो वो अध्यादेश के द्वारा ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए ये जो है नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन लिखा और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो जो है राष्ट्रपति जो है किसी के सदन के सदस्य नहीं होते। तो दोस्तों देखिए इसमें 80 क्वेश्चन के आसपास थे, ठीक, एक कम था। लगभग हम 300 क्वेश्चन आप देखें, 300 से प्लस देख लिए हैं। और दोस्तों देखिए 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किया, 5 कहा था लेकिन नहीं करा पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना, ठीक। और मेरा भी गला सूख गया पूरी तरह से, आवाज़ भी स्लो हो गई है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी हम पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से ही बताते हैं सारी चीज़ें। भले थोड़ा ये वीडियो लंबी बन जाएगी, 10-20 मिनट मान लो उसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप बता तो रहा हूँ, जब भी वीडियो ज़्यादा लंबी लगे 1.5 पे देख लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।